Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pathophysiology Unit 1 Chapter number 1. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी और इसकी यूनिट 1 को हम डिस्कस कर रहे थे। यूनिट 1 के अंदर हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक सेल इंजरी। सेल इंजरी के अंदर हमने देखा कि अगर सेल जो होती हैं वो किसी स्ट्रेस कंडीशन को फेस कर रही होती हैं और उसका जो रिस्पॉन्स वो देती हैं, ठीक है, तो वहां पर सेल क्या हो सकती हैं, स्ट्रेस कंडीशन के रिस्पॉन्स में इंजर्ड हो सकती हैं। ये इंजरी दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होता है उसका मैकेनिज्म देखा कि किस तरीके से ये सेल इंजरी देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी की पैथोजेनेसिस, कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो है वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से यहाँ पर सेल जो है इस लेवल पर इंजर्ड हो जाती है कि उसे फिर से रिवर्ट बैक नहीं किया जा सकता, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि ड्यू टू परसिस्टेंट इस्चीमिया और हाइपोक्सिया रिजल्ट इन रिवर्सिबल सेल इंजरी, कि अगर क्या होता है कि इस्चीमिया या हाइपोक्सिया की जो कंडीशन है वो लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्टेंटली बनी रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं। यानी कि अगर जो सेल है, ठीक है, उसमें लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाए, लॉन्ग टाइम तक ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाए, तो वहां पर जो सेल है वो क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल लेवल की इंजर्ड हो जाएगी। यानी कि इस तरीके की इंजरी होगी जिसको फिर से नॉर्मल कंडीशन में नहीं लाया जा सकता। फॉर एन एग्जाम्पल सच एज माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शनिंग, जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, वो अगर उसकी डिसफंक्शनिंग हो जाए, सेल इंजरी उस लेवल पर पहुंच जाए कि माइट्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, वो उसमें डिसफंक्शनिंग हो जाए, तो उस कंडीशन को फिर से रिवर्स बैक नहीं किया जा सकता। इज नॉट रिवर्स और रीपरफ्यूजन और रीऑक्सीजनेशन एंड द सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस गेट डिस्टर्ब। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रिया की डिसफंक्शनिंग हो जाए, माइट्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, तो आप उस कंडीशन को रिवर्स बैक नहीं कर सकते, उसको फिर से आप रीपरफ्यूज करा करके, रीपरफ्यूज मतलब होता है कि अगर आप ब्लड सप्लाई दोबारा यहाँ पर चालू कर दो, ठीक है, तो भी वो कंडीशन जो है वो वापस से रिवर्ट बैक नहीं होगी, फिर से नॉर्मल कंडीशन नहीं आ पाएगी। रीऑक्सीजनेशन कर दो, यानी कि दोबारा से जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो आप कर दो, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो रिवर्ट नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगी, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, वो वापस से चेंज नहीं होगी। ठीक है, सो द इवेंट्स ऑफ सेल इंजरी आर, कि जब कोई सेल इंजर्ड होती है तो किस तरीके से इरिवर्सिबली वहां पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। आप चाहें तो इस मैकेनिज्म का पूरा इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो इस इरिवर्सिबल सेल इंजरी को हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है कि जब इस्चीमिया या हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, यानी कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो जब यहाँ पर कम हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो ब्लड सप्लाई है, ठीक है, वो यहाँ पर कम हो जाती है, तो उसके रिजल्टेंट क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। उसके अल्टीमेटली क्या होता है, एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और क्या सब्सिक्वेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस हो रही होती है, एटीपी का लेवल कम हो जाने की वजह से जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से फर्दर सेल मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर डैमेज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन
सॉरी जो प्लाज्मा फ्लूइड होता है यानी कि जिसको हम बोलते हैं साइटोसोल, ठीक है, सेल का फ्लूइड उसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल। तो साइटोसोल के अंदर कैल्शियम का लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है और ये कैल्शियम कहाँ से परफ्यूज होकर के आया है, माइटोकॉन्ड्रिया से परफ्यूज होकर आया है, इसलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो जो कैल्शियम का लेवल है वो हो जाता है कम, और माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के जब साइटोसोल के अंदर कैल्शियम आता है तो साइटोसोल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर क्या देखने को मिलती है कि जब एटीपी का लेवल कम होता है तो उसके रिजल्टेंट जो एंडोथीलियल पेरेन्काइमल सेल्स होती हैं और जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं उसके अंदर फ्री रेडिकल्स जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड आयन, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन आयंस का, इन रेडिकल्स का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो तीन चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं हाइपोक्सिया या इस्चीमिया की कंडीशन की वजह से। पहला क्या हुआ, फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस डिक्रीज हो गया। सेकंड, साइटोसोल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। कहाँ से आया ये, माइटोकॉन्ड्रिया से, इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम का लेवल कम हो गया। और तीसरा ये है कि जो ल्यूकोसाइट से या पेरेन्काइमल सेल से उसके अंदर फ्री रेडिकल्स की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि जब कैल्शियम का लेवल साइटोसोल में बढ़ेगा ना तो उसकी वजह से जो फोस्फोलाइपेज एंजाइम है इसका एक्टिवेशन बढ़ जाएगा, यानी कि फोस्फोलाइपेज जो एंजाइम है उसका लेवल बढ़ जाने की वजह से जो एंजाइम है वो क्या करता है, फॉस्फोलिपिड का डैमेज कर देता है, उसको डिग्रेड कर देता है, जिससे अल्टीमेटली फिर से एटीपी का लेवल और भी कम हो जाता है, ठीक है। सेकेंडली, इन कैल्शियम के लेवल बढ़ जाने से कई सारे जो एंजाइम्स हैं जैसे कि प्रोटीज एंजाइम हो गया, ठीक है, इन एंजाइम्स का जो लेवल है वो क्या होता है यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। प्रोटीज हो गए, डीएनएज हो गए, आरएनएज हो गए, ये जो है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन से निकल के आते हैं और इन एंजाइम्स के एक्टिवेशन से फर्दर क्या होता है, जो सेल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज होती है, यहाँ पर जो साइक्लोस्केलेटल सिस्टम है वो यहाँ पर डैमेज होता है। फॉस्फोलिपिड का एक्टिवेशन होने से जो लिपिड्स प्रेजेंट है वो लिपिड्स का ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फॉस्फोलिपिड्स जो है उनका लॉस हो जाता है, ठीक है। इन रेडिकल्स के यहाँ पर रिलीज होने से लिपिड का पर ऑक्सीडेशन यहाँ पर होने लगता है और लिपिड के पर ऑक्सीडेशन से क्या होगा, लिपिड पर ऑक्सीडेशन से अल्टीमेटली लिपिड का डिग्रेडेशन होगा और लिपिड के जो सब कंपोनेंट्स हैं, जो सब पार्ट्स हैं वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट होने लगेंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या देखने को मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर डैमेज हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, जब सेल मेम्ब्रेन्स यहाँ पर डैमेज होगी, कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे उनकी मेम्ब्रेन्स डैमेज होगी तो उसके रिजल्टेंट इंट्रा सेल्यूलर एंजाइम लिबरेशंस होंगे, ठीक है। सेल्स के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो लिबरेट होंगे, है ना, वो लिबरेट होंगे तो अल्टीमेटली सेल की डेथ हो सकती है यहाँ पर। इसके अलावा पायरेनोसिस, कैरियोलाइसिस, कैरियोरेक्सिस यानी कि न्यूक्लियर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जो न्यूक्लियस है वहां पर जो न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, उसका जो मेम्ब्रेन रहेगी उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, न्यूक्लियोलाइसिस हम बोल सकते हैं या कैरियोलाइसिस बोल सकते हैं इसको। इसी तरीके से कैरियोहेक्सिस यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसी तरीके से सीरम एंजाइम SGOT आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि जब सेल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाती है तो कई सारे एंजाइम होते हैं जैसे कि SGOT जिसे बोलते हैं सीरम ग्लूटामीन ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांस अमीनेज, इसके अलावा LDH हो गया, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी कार्डियक ट्रोपोनिन हो गए, ये एंजाइम्स यहाँ पर फ्रीली लिबरेट होते हैं और लिबरेट होकर के क्लिनिकल पर्पस यहाँ पर शो करते हैं। तो अल्टीमेटली जब सेल की डेथ ही हो गई, सेल डैमेज ही हो गई, आपके न्यूक्लियस ही यहाँ पर डैमेज हो गया, तो इस कंडीशन को हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हुआ एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन किसका, इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। इसी सेल इंजरी को स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट कंटेंट को डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप
बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर डिजिटल कोर्स, मास्टर कोर्स एंड 1 ईयर कोर्स आप वहाँ पर परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर डिजिटल बोर्ड के थ्रू टीचर्स के स्पेशल गाइडेंस के अंडर आपको सारे सब्जेक्ट बहुत ही इलुबरेटेड मैनर में समझाए और पढ़ाए जाते हैं। सो थैंक यू।